नमस्कार, स्वागत है आपका खास बातचीत में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान बैठे हुए हैं। मेहमान को बात करते हैं कि जो मेहमान हमारे साथ बैठे हैं, एक दबंग वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी बैठे हैं। नाम जैसे सुना होगा सबके जहन में आए हैं कहाँ से हैं, लेकिन आज हम लोग एक खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। खास कार्यक्रम में करीबन अपन जैसे बात करते हैं तो आप लोग चल ही रहे हो कि लगातार सोशल मीडिया में और मीडिया में चर्चित चेहरा सामने आ रहा है। चर्चित चेहरा है सोनम वांगचुक का, जो क्यों जेल हुआ है, किस वजह से आज उनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा है, क्या वजह थी। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे कमल शुक्ला जी से। बहुत बहुत स्वागत है कमल शुक्ला जी हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सम्मान। सबसे बड़ी सवाल है पहला हमारी ये है कि सोनम वांगचुक को जेल क्यों हुई। देखिए, सोनम वांगचुक का पूरा परिवार, यानी इनके पिताजी भी जो है लगातार लद्दाख की जनता के लिए, लेह की जनता के लिए आंदोलन करते रहे। वो भी भूख हड़ताल में बैठे थे। और जब अब 370 लगने से पहले जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी उसमें मंत्री भी रहे। सबसे पहले एक फोकस करना चाह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपको, जी। कि दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत बार लेह लद्दाख गया हुआ है। सोनम वांगचुक के साथ भी आपके फोटोज हमने देखा है। किस तरीके का आप दोनों के बीच में मित्रता रहा? केवल आंदोलन के कारण मित्रता रहा। बस्तर के आंदोलनों को वो भी समर्थन करते रहे। उनके जब आंदोलन वहाँ पे चल रहा था लद्दाख में, लेह में, तो मैं भी वहाँ सम्मिलित होने गया था। ये हमारी मित्रता का बस पसंद है। अब आगे बताइएगा कि क्यों उनको। तो सीधा सा बात ये है कि अकेले सोनम वांगचुक ही नहीं, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अभी की जो सरकार चल रही है, विशेषकर पिछले 12-11 साल तक की, उसमें जो भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो या समाजसेवी हो या कोई राजनीतिज्ञ हो, जो भी जो है सरकार की नीतियों का विरोध करता है और उनका पोल खोलने की कोशिश करता है, वो सारे लोगों को ये लोग पाकिस्तानी बोलते हैं या राजद्रोही बोलते हैं। मगर सोनम वांगचुक के बारे में बता दूं कि सोनम वांगचुक को जो राजद्रोह बोलते हैं, वो तमाम लोग भले ही देशद्रोही हो सकते हैं, मगर सोनम वांगचुक और लद्दाख की जनता देश के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। ये वही लोग हैं, मैं थोड़ा सा लंबा इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ, तो यही लोग जो है सेना को रास्ता बताना, सेना को मुखबिर के बारे में सूचना देना, सेना को घुसपैठियों के बारे में सूचना देना, ये सब काम वही कर रहे थे। और उनके बिना सेना लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो जो लोग देशद्रोही बोलते हैं वो खुद देशद्रोही हैं। बल्कि सोनम वांगचुक तो इतना बड़ा देश का भक्त है कि उतना पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोनम वांगचुक को जेल भेजने का कारण नहीं है। सबसे बड़ा 2-3 कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि सोनम वांगचुक एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में पूरा विश्व में चर्चित है। अब वो लद्दाख में किसी भी कारपोरेट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। कारण ये है कि लद्दाख में अगर ये सब प्रोजेक्ट लगेगा तो वहाँ का जो पर्यावरण दूषित होगा, वहाँ का पर्यावरण खराब होगा, तो पूरा देश पे असर पड़ेगा। केवल लद्दाख में नहीं, केवल कश्मीर में नहीं, हर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। वहाँ से 3 नदियाँ, प्रमुख नदियाँ निकलती है जो उत्तर भारत तरफ से आती है, यमुना, गंगा और एक नदी है। और उसके अलावा तमाम प्रकार के पानी के स्रोत जो है हिमालय के ग्लेशियर से होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार केंद्र की बिल्कुल अड़ी हुई है अडानी को वहाँ की जमीन देने के लिए। अडानी उस जमीन में लगाना चाहता है सौर ऊर्जा का संयंत्र। अब ये इतना बड़ा संयंत्र है कि 125 गीगावाट का संयंत्र का प्रोजेक्ट है। तो सोनम वांगचुक और तमाम विद्वानों ने, विश्व के भी विद्वानों ने इसको लेके जो शोध किया है, उसके हिसाब से वहाँ का तापमान, अगर सोलर का प्रोजेक्ट चालू होता है तो वहाँ का तापमान कम से कम 4 से 6 डिग्री तक प्रभावित होगा। इसके कारण से ये इतना छोटा मामला नहीं है जिसको देश के बाकी लोग सोच नहीं पा रहे हैं। सोनम वांगचुक का विरोध जो है पूरा देश के लिए है, क्योंकि अगर हिमालय का ग्लेशियर पिघलेगा तो तमाम नदियाँ प्रभावित होंगी और पूरा भारत प्रभावित होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अभी भी 45 से 55, यहाँ तक 55 डिग्री तक पहुँच गया था कहीं कहीं तापमान पिछले बार। तो सोनम वांगचुक इसी कारण से वहाँ पे विरोध कर रहे थे कि कारपोरेट
मत है, कारपोरेट हिसाब से विकास जो है नहीं होना चाहिए। दूसरा उनका गलती ये है, जिसके कारण से उनको देशद्रोही बताया जा रहा है, कि वे 4000 वर्ग किलोमीटर, मैं बात को फिर से सुन लीजिए, 4000 वर्ग किलोमीटर, 4000 मीटर नहीं, 4000 किलोमीटर नहीं, 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन कब्जा कर चुका है, मगर भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है। और जबकि उन्हीं की भाजपा के ही जो है एक सांसद जो है संसद में स्वीकार कर चुका है कि बात सही है कि चीन ने 4000 किलोमीटर कब्जा किया है। अब ये जो 4000 वर्ग किलोमीटर का जो कब्जा है, ये वहां के भेड़ों को चराने का जगह था। कश्मीर में लोगों के पास खेती करने की जमीनें नहीं, सॉरी लद्दाख में जमीन नहीं है। लद्दाख एक मरुस्थल क्षेत्र है, राजस्थान के थार मरुस्थल का गर्मी वाला मरुस्थल है और वहां का ठंड वाला मरुस्थल है। दिन में वहां 7 घंटे धूप रहती है, कड़कड़ाती धूप रहती है, मगर रात में पारा 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। अच्छा। तो ये पश्मीना, मैं पश्मीना की बात करूंगा, शायद आप जानते होंगे पश्मीना ऊन। तो ये पश्मीना ऊन वही भेड़ों से पैदा होता है और विश्व भर में निर्यात होता है। तो भेड़ों को चरने का जगह ही खत्म हो गया। तो इन्होंने विरोध किया, अब बार बार इस मुद्दे को उठाया। ये बात मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को बुरा लगा। तीसरा एक प्रमुख बात मैं बताऊंगा आपको कि उनकी एक गलती और है कि 370 जब हटाए लोग 2019, तो उस समय भारत सरकार ने वादा किया था लद्दाख से कि आपको एक स्वायत्त शासित प्रदेश देंगे, 6ठी अनुसूची का अधिकार देंगे, यानी प्रदेश का निर्णय आप खुद कर सकते हैं और वहां की जनता कर सकती है। मगर ये भूल गए। इसके बाद 2020 में चुनाव आया, तो चुनाव में भाजपा ने बाकायदा घोषणा पत्र में लिखा है, घोषणा पत्र में दर्ज है कि हम स्वायत्त शासित प्रदेश देंगे और 6ठी अनुसूची देंगे। मगर जैसे ही सरकार बनी उसके बाद इस वादा को भूल गए। वैसे ही जैसे कि देश भर में तरह तरह का वादा करते हैं, 15 लाख देने का वादा करते हैं, तमाम प्रकार के वादा करते हैं। और एक नारा चर्चित है इनका कि मोदी का वादा, वो नारा को भूल रहा हूं मैं, मोदी की गारंटी। तो जैसे मोदी की गारंटी पूरा भारत भर में फेल हुआ है, वैसे उन्होंने बेशर्मी से जो है, अमित शाह ने बेशर्मी से इनके आंदोलन के दौरान एक बार, कई बार भेंट हुआ, कई बार मुलाकात हुआ गृह मंत्रालय से, तो सोनम वांगचुक का कहना है कि गृह मंत्री ने साफ साफ बोल दिया कि प्रधानमंत्री लिख कर भी देंगे तब भी हम आपको 6ठी अनुसूची नहीं दे सकते। और अभी भी सरकार जो है, यानी कुल मिला के इसका मामला जो है कारपोरेट विकास जो मोदी जी लेके आए हैं, जो गुजरात मॉडल बोलते हैं, उसके कारण से है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर सोलर प्लांट लगाना चाहता है अडानी या ये भारत सरकार चाहते हैं लगवाना, करीबन 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख के चंगतांग इलाके में 9 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगा है। जी, 125 गीगावाट। 125 गीगावाट। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ इस एक सोलर प्रोजेक्ट अगर राजस्थान में लगता, जहाँ के थार रेगिस्तान है, वहाँ 12 घंटा धूप रहता है कड़कड़ा दे, वहाँ ये प्रोजेक्ट ज्यादा सफल हो सकता है। यहाँ तो मात्र 7 घंटे ही दे रहा है। जी, मगर ये वहां इसलिए नहीं लगाना चाहते कि गुजरात भी प्रभावित होगा। अच्छा। गुजरात गर्मी में तड़प जाएंगे। अच्छा। राजस्थान को तो नुकसान हो गई, मगर पूरा देश को नुकसान तो वहां से भी होता, यहाँ से भी होता। मगर सही में लोग ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा करके भेजना चाहते हैं, तो थार का मरुस्थल ज्यादा बेहतर था। हाँ, सबसे बेहतर था। जी। और एक दूसरी चीज ये भी सामने आ रही है कि युद्ध के दौरान या ठंड के समय में जो सोनम वांगचुक जो है, वो सेना के लिए सबसे मुख्य काम किए हैं ठंड को बचाने की। और दूसरी चीज़ है पानी की स्रोत को लेकर के आज लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि उसने सबसे बड़ी दायित्व वहाँ पे निभाया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना क्या सही है? ये पढ़ते लिखने नहीं है और एक सिलसिला चल रहा है अभी कुछ वर्षों से, आईटी सेल गठित हुआ है जो तरह तरह के झूठ फैलाते हैं। ये जो सोनम वांगचुक को देशद्रोही बोल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सोनम वांगची ही वो शख्स है
जो नए नए आविष्कार करके सेना को मदद कर रहे हैं। आज उतने कड़कड़ाती ठंड में जो हमारी सेना वहाँ काम करती है, कई जवान तो ठंड में सिकुड़ के मर भी जाते हैं। तो उस ठंड में उनके लिए एक ऐसे कैंप का आविष्कार किया है उन्होंने, जहाँ किसी भी हालत में 20 डिग्री से कम तापमान नहीं जाएगा। मतलब वहाँ कड़कड़ाती ठंड के बीच उन्होंने सेना के निवास के लिए, जहाँ एक एक कैंप में 20-25 से सेना के जवान रह सकते हैं, उसका व्यवस्था किया है। तो वो अगर देशद्रोही होते तो भारतीय सेना को मदद करते। मैं तो सोचता हूँ सोनम वांगचुक ही नहीं, लद्दाख, लेह लद्दाख का कोई भी व्यक्ति देशद्रोही नहीं है। वो लोग देश के बहुत फिक्र करते हैं और देश का साथ देते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि लद्दाख का जनता भी आक्रोश में है, और जिस तरीके से ये चल रही है लगातार आंदोलन की बात करें, तो वो सिर्फ एक सामने रह के बोलने वाला जो चेहरा रहा है, उस चेहरे को आज लोग ले जाके जेल के अंदर डाला गया है। क्या वैसे चेहरे और वापस नहीं आ सकते जमीन पे? देखिए, इसका जवाब में सबसे पहले तो लद्दाख की जनता के आक्रोश के बारे में करूँगा, जो आपने सवाल उठाया है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ, उनसे भी इस प्रकरण के बाद बात हुआ, तो उनका यही कहना है कि लद्दाख की जनता ना हो तो पाकिस्तान भी घुस जाएगा और चीन तो घुसा ही है। बहुत बड़ी बात है जी। तो और दूसरा रह गया इस मुद्दे पे, यानी क्यों सोनम वांगचुक को निशाना बनाया गया। तो लंबे समय से, कई सालों से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, और लद्दाख की जनता के लिए महात्मा गांधी जैसा ही महत्व रखता है सोनम वांगचुक। उससे वहाँ की जनता प्यार करती है, उनको एक देवता जैसे मानते हैं। ये क्या है, एक षड्यंत्र के तहत मोदी शांतिपूर्ण आंदोलनों को कहीं भी महत्व नहीं दे रहा है। आपने देख लिया किसानों के आंदोलन का क्या हाल हुआ, आपने देख लिया कि मणिपुर के लोगों का क्या हाल हुआ। पूरे देश में जहाँ जहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं, बस्तर की भी बात हम कर सकते हैं, यहाँ यहीं इसी छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, तो बस्तर में भी जो है लोग शांतिपूर्ण 32 जगह में आंदोलन चल रहा था, मगर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और सारे नेतृत्वकर्ताओं को जेल में भेज दिया गया, फर्जी नक्सली मामले लगा के। तो ये जो है योजनाबद्ध हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से अब 20-25 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे हैं, अब कोई उनसे मिलने भी नहीं आएगा सरकार का कोई प्रतिनिधि, तो लोगों में आक्रोश तो फैलेगा। मगर फिर भी मुझे वहाँ के कुछ स्रोत बता रहे हैं कि ये जानबूझकर सोनम वांगचुक का डर इतना ज्यादा था सरकार में कि उनको गिरफ्तार करने का हिम्मत नहीं था। तो ये ऐसा कई बार हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ ये अचानक नहीं है, और जो स्रोत मिला है कि जब भी ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन चलता है तो ये भाजपा के ही कुछ लोग, मोदी के ही कुछ लोग, इनका एक तरीका है, उस आंदोलन को भड़काते हैं और उसमें हिंसा करते हैं। और ये हिंसा इसीलिए करवाई गई ताकि सोनम वांगचुक के ऊपर जो है NSA लगाया जा सके। तो सोनम वांगचुक को एक योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेजा है, ऐसे धारा में कि वो कम से कम 2.5-3 साल तो नहीं आएंगे बाहर। ऐसे तमाम लोग देश के जो हजारों की संख्या में हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का पोल खोलने का कोशिश किया, भाजपा की सरकार का पोल खोलने का कोशिश किया, भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया, वो अभी भी जेल में हैं। इसमें से कई तो ऐसे हैं कि 6-6 साल 7-7 साल से ज्यादा जेल में हैं और उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही। आपको संजीव भट्ट याद होगा, जो लगातार मोदी का पोल खोल रहे थे, तो उसको ऐसे मामलों में जेल भेजा गया है कि आज 8-9 साल से जेल के भीतर है, उनके मामले की भी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये योजनाबद्ध ढंग से सोनम वांगचुक को निशाना बनाया गया। सोनम वांगचुक ही नहीं, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसका अंजाम ऐसे ही होगा। निश्चित रूप से अभी जैसा चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने वालों को सीधा पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। यहाँ तक कि पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 सालों में कि विपक्ष के नेताओं तक को ये पाकिस्तानी बोल देते हैं। अच्छा। इसके पहले तो कभी नहीं था, इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इनकी भी सरकार कई बार आई है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, उस समय भी विपक्ष का एक आदर होता था, मतलब उनके विचारों को महत्व दिया जाता था। मगर अभी तो जो है, जो भी इनके विचार से सहमत नहीं है और जो भी इनके खिलाफ भाषण करते हैं, उन सबको IT सेल के माध्यम से पूरे देश भर की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि वो देशद्रोही हैं। अच्छा। लेकिन एक प्रोजेक्ट के वजह से जो लद्दाख में लगने वाली है, उसके लिए तो चरवाहों के लिए बड़ा चिंता का विषय बना। तो इसके लिए मैं
अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने किया, याद दिलाया मुझे। पश्मीना को लेके मैंने थोड़ा सा बात किया था। ये पश्मीना जिन भेड़ों से मिलता है, ये ऊन बहुत महंगा और बड़े दामों में बिकता है, और इसके शाल, इसके कंबल, इसके कपड़े पूरा देश भर में ही नहीं, पूरा विदेशों में भी मांग है। और उनके एक तो पूरा जो लेह और लद्दाख है, वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों में पेड़ तक नहीं है, वहाँ पे घास उगने की जगह बहुत कम है। तो ज्यादातर जगह वो जो 4000 किलोमीटर जो चीन ने कब्जा किया है वहां चला गया, यानी चरवाहों के लिए, भेड़ के लिए जगह ही नहीं बचा। तो इसी को लेके सोनम वांगचुक जी ने 2020 में एक पैदल मार्च निकालने का कोशिश किया था। उनका मांग ये था कि जब आप बता रहे हैं कि कोई घुसा नहीं है ना कोई घुसेगा, तो 4000 किलोमीटर जहां हम भेड़ चराने जाते थे, वहां हमारे को भेड़ चला के भेड़ लेके जाने का इजाजत दिया जाए वहां के चरवाहों को। मगर सरकार ने इनके आंदोलन को रोक दिया और आंदोलन करने ही नहीं दिया, जोर जबरदस्ती से रोका गया और आंदोलन करने नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से देखा जाए तो यह आंदोलन इसी प्रकार से बंद की जाएगी कि सोनम वांगचुक के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। जैसे अभी भूख हड़ताल में बैठे हैं, कोई व्यक्ति पहुंच नहीं रहा है वहां देखने के लिए भी, क्या ये इसी तरह कैसे उन लोग भूख में बैठे रहेंगे? सोनम वांगचुक के एकदम निकट सहयोगी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से तुरंत उनको भी अंदर कर दिया जाएगा। अच्छा। उन्होंने अभी कल मेरे से बात करके एक चीज बताई कि 370 जब लागू था तो उस समय उनको बहुत सारी सुविधाएं थी, और 370 के जाने के बाद आज तो सरकार उनका ख्याल ही नहीं करती। आपको बता दूं कि लद्दाख लेह वाला जो क्षेत्र है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, अच्छा, वहां पे 4 महीना से ज्यादा लोग अपने घर से नहीं निकल सकते। रोड खाली रहता है, इतना ज्यादा बर्फ और इतना ज्यादा ठंड रहता है कि जो पानी की पाइप में पानी आ रहा है वो भी जम जाता है, जो टंकी है पानी का सप्लाई का वो टंकी भी जम जाता है। उसके लिए लोगों ने अपने घरों के अंदर कई उपाय करके रखे हैं, मगर ऐसे उपायों को लोग भी तरह तरह के प्रयोग करने के लिए सोनम वांगचुक मौजूद हैं, और वो हिमालय के पूरा हिमालय की जनता उनसे प्यार करती है वो। और सबसे बड़ा चीज मैं बताना आपको और भूल रहा था मगर याद आ गया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतने ज्यादा प्रयोग किए हैं और इतना बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था की है जितना अभी तक की कोई सरकार नहीं कर पाई। और यही कारण है कि उनकी क्षमता को लेके ही आपको याद होगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी याद होगा कि 3 इडियट नाम का फिल्म बना था। उसके मुख्य हीरो तो यही थे, इन्हीं के ऊपर बना था। तो दूसरा, भाजपा सरकार ने भी उनको कई बार सम्मानित किया है। भाजपा के ही उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, जो दिल्ली बुलाकर उनका सम्मान किए। तो उस समय आपको देशद्रोही नहीं लगा। केवल और केवल आप अडानी को पूरी तरह से लद्दाख के पहाड़ों को बेचने के लिए आप इस जीत में उतर आए हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन को कोई मतलब भी नहीं और उनकी जनता की मांग से आपको कोई मतलब नहीं। हालांकि आप देश भर में कर रहे हैं, बस्तर में भी यही हो रहा है, झारखंड में भी यही हो रहा है, मणिपुर में भी यही हो रहा है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, लद्दाख को 6ठी अनुसूची नहीं देने पर ये लोग बोलते हैं और IT सेल के इनके कार्यकर्ता जगह जगह फैला रहे हैं कि इसलिए नहीं दिया जा सकता, भले ही इन्होंने चुनाव में वादा किया था। तो मैं ये कह रहा था सलमान जी कि सरकार इस जिद में अड़ी हुई है कि भले ही देश की नदियां सूख जाए, भले ही लोगों को पानी पीने को ना मिले, भले ही लोग जो है ऑक्सीजन ना मिले और तड़प तड़प के मर जाएं, और अगर इस जिद में है सरकार तो निश्चित रूप से सोनम वांगचुक जी ने तो कहा है कि मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ कि आगे 25-30 साल के भीतर इसका परिणाम दिख जाएगा, आने वाली पीढ़ी को काफ़ी भुगतना पड़ेगा, इसके जवाबदार यही सरकार होगी। तो इस जिद में है। उसके अलावा एक प्रमुख मुद्दा को मैं आपको बताना भूल गया था कि सोनम वांगचुक के पीछे इसलिए भी सरकार पड़ी है कि पूरा जो आपका लेह लद्दाख के जो पहाड़ है, लेह लद्दाख पहाड़ों में ही बसा है लगभग। पहाड़ों की वजह से ही लेह लद्दाख बहुत सुंदर है, क्योंकि लोग वहाँ पे जाते भी हैं
और सिर्फ वो पहाड़ियाँ निश्चित रूप से, मगर इतना बढ़िया जगह है, इतना प्राकृतिक जगह है। मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको थोड़ा देर में बोल देता हूँ। इतना प्राकृतिक जगह है कि मैं तो खुद भी साल 2 साल में एक बार जाता ही हूँ। इतना प्यारा जगह है। और वहीं के जो पहाड़ियों का ग्लेशियर है उसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है। कश्मीर की भी सुंदरता जो है तो जाती रहेगी। तो कश्मीर का जो मुख्य खर्च है, मुख्य जो व्यवस्था है आवक का, पर्यटन है कश्मीर का भी और लेह लद्दाख का, तो उसको भी फर्क पड़ेगा इससे। साथ में मैं आपको जो जहाँ पे छूटा था वहाँ से फिर से शुरू कर रहा हूँ कि सोनम वांगचुक के पीछे पड़ने का, सोनम वांगचुक को तो चाहेंगे ही नहीं कि जेल से बाहर आए। उसके उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा के उनको अंदर करेंगे, क्योंकि उनकी बात जनता वहाँ की सुनती है। उनको मैंने पहले ही बताया था कि उनको अपना एक सर्वमान्य नेता मानते हैं। और सोनम वांगचुक किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते। यहाँ तक कि कांग्रेस ने पिछली बार उनको टिकट देने की कोशिश भी किया था, कांग्रेस में शामिल कराने का, तो वो कांग्रेस को बोल दिए कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं। अब एक तरह से कांग्रेस आज इस पूरे मुद्दे में देखिए चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप मोदी के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, मगर इतने बड़े मुद्दे में कांग्रेस चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सोनम वांगचुक के पीछे सरकार के पड़े रहने का एक बड़ा कारण चीन भी है। चीन का एक दबाव है, क्योंकि सोनम वांगचुक के आंदोलन से चीन को खतरा है। वो अगर और आगे बढ़ना चाहेगा तो सोनम वांगचुक के लोग और सोनम वांगचुक की जो जनता है, वो लद्दाख की जनता है, वो बर्दाश्त करेगी नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? क्यों चीन क्यों कब्जा करते आ रहा है? तो वहाँ पे दुनिया में जितना लिथियम मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा लिथियम लेह लद्दाख में है। और आप जानते हैं कि लिथियम की आज कीमत क्या है, लिथियम का मूल्य क्या है। पूरी तरह से जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए जो बैटरी बनती है लिथियम ही काम आता है। तो कुल मिला के मोदी जी और भाजपा सरकार समस्त प्रकार की ऊर्जा का स्रोत अडानी के हाथों सौंप रहे हैं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसकी अगर कोई जांच होगी, अगर ये सरकार के जाने के बाद जांच होगी, तब ये पता सामने आएगा। ये 3 प्रकार के स्रोत मैं बता रहा हूँ, और वो वही तीनों स्रोत हैं। आप जो है कोयला आप अडानी को सौंप रहे हो, सौर ऊर्जा का क्षेत्र आप अडानी को सौंप रहे हो, इसके अलावा जितने भी स्रोत हैं वो सारा जो है आप अडानी को सौंपते जा रहे हैं। नक्सली विरोधी अभियान को नक्सली खत्म करना, या फिर आदिवासियों को खत्म करना, या फिर आदिवासी खत्म होना, या फिर नक्सली खत्म होना, इसमें क्या अमित शाह को दिखता है कि वो नक्सली को खत्म कर रहे हैं कि आदिवासी को खत्म कर रहा है? बड़ा सवाल है जी। अभी जो सवाल का आखिरी हिस्सा था आपका, वहां से मैं शुरू करता हूँ इसका जवाब। आदिवासियों को जहां जहां आदिवासी है वही जंगल बचा है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है उनका ना कि जल जंगल जमीन, और आदिवासियों ने ही जंगल को बचा कर रखा है। बाकी जो जंगल को जो नुकसान हो रहा है वो एक ऐसे कारपोरेट घरानों के कारण से हो रहा है, ऐसे कारखानों के कारण से हो रहा है। बस्तर में अपन आ गए हैं तो मैं ये भी एक चीज़ बोलूँगा, जब ये बोलते हैं कि पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगा है लद्दाख, इसलिए वहाँ पे हम छठी अनुसूची नहीं दे सकते। तो बस्तर तो पूरा देश के भीतर है, उसके आसपास तो कोई भी देश का सीमा नहीं लगता। वहाँ आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ आप छठी अनुसूची का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप झारखंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? उड़ीसा में क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको आप छठी अनुसूची पूरी तरह से सौंप क्यों नहीं रहे? तो ये बहानेबाजी है। और वास्तव में सच बात यही है कि जितने आदिवासी इलाके हैं, लद्दाख के अलावा भी जितने, चाहे असम की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे बस्तर की बात हो, सरगुजा की बात हो, ऐसे ही इलाकों में तमाम प्रकार के खनिज हैं। और इस तमाम खनिज को जो है मोदी जी या भाजपा की सरकार एक ही दिन में अपने कार्यकाल में ही बेच देना चाहती है। हालांकि इसके पहले की सरकार ने भी कम नहीं किया है, वो धीरे धीरे बेच रही थी, मगर ये सरकार एक ही दिन में खत्म कर देना चाहती है। ये जितने पहाड़, जंगल, नदी, सारा चीज है वो कई लाख साल के लोगों ने हमारे लिए छोड़ा है।
और हमारी जवाबदारी नहीं है क्या कि हमारे बाद जो हजारों पीढ़ी आएगी उनके लिए भी हम कुछ छोड़ें? इस बात पे जो है सरकार कोई मापदंड ही नहीं है, कितना खोदा जाए, कितना लोहा खोदा जाए, कितना कोयला खोदा जाए, कितना बचाया जाए, कितना पेड़ काटा जाए कि आगे चल के भी दुनिया जिंदा रहे। तो इन्होंने ये स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि भविष्य के लिए ये कल्पना ही नहीं करना चाहते। आज ही जो है अपना पेट आपने एक मुहावरा सुना होगा कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाला एक ही दिन में मार के निकाल अंडे निकाल जी जी जी। तो उसी में चल रहे हैं जेल में। आपका कहना है कि आने वाले समय में हवा को भी नियंत्रण करके बेचना चाह रहे हैं, हवा में भी टैक्स चालू हो जाएगा। अभी तो वर्तमान में दिख रहा है कि ये तमाम प्रकार के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, तमाम प्रकार के खनिज सबको जो है अपने दोस्त को देते जा रहे हैं। फिर एक तरफ आप इधर की बात करते हैं कि अडानी को ये सब चीजें दिया जा रहा है, दूसरी चीज ये लोग एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है जिसमें माँ के नाम पे एक पेड़ लगा, हर कार्यक्रम में आप एक चीज देख रहे हैं। फिर ये क्या है? देखिए, माँ के नाम से आप एक पेड़ क्या 10 पेड़ लगाइए, 100 पेड़ लगाइए, 1000 पेड़ लगाइए माँ के नाम से, उससे ये पर्यावरण नहीं बचेगा। पर्यावरण का मतलब होता है कि जैविक संपदा जो है वो आप नहीं पैदा कर सकते। एक अलग प्रकार का कीड़ा है जो केवल अमुक जंगल में रहता है, वो आप पैदा नहीं कर सकते। एक अलग प्रकार का जड़ी बूटी है, वो बैलाडीला के पहाड़ में ही है, तो आप दूसरे जगह उसको नहीं पैदा कर सकते। तमाम प्रकार के पेड़ बस कश्मीर में जो पेड़ है वो आप बस्तर में नहीं उगा सकते, बस्तर के पेड़ आप कश्मीर में नहीं उगा सकते। ये पूरा मौसम के हिसाब से रहता है। तो आप पेड़ काट के बोलेंगे कि हम तो पर्यावरण को बचा रहे हैं, ये संभव नहीं है। बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सबका अस्तित्व रहता है। आप बड़े बड़े पेड़ लगा के जंगल नहीं बना सकते, मगर सरकार उसी दिशा में जा रही है कि इस तरह से हम जंगल बचा लेंगे, 10 लाख पेड़ काटेंगे, 1 लाख लगा देंगे। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से पर्यावरण नहीं बचेगा। जंगल को प्राकृतिक रूप में रहने दीजिए, और एक दूसरे पे सब निर्भर हैं। कीड़ा पेड़ पे निर्भर है, पेड़ कीड़े पे निर्भर है, कौआ, सारा जंतु, सारा जीव जंतु सब एक दूसरे पे निर्भर है। तो आप उसको खत्म कर देंगे तो फिर पर्यावरण कहाँ से बचेगा? आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो हमें बहुत वो समझ में आ गया कि आपने कहा है छठी अनुसूची के बारे में। चलो मानते हैं कि ये जो चीजें हैं कि लद्दाख में क्यों नहीं दिया जा रहा है, आपने उसको भी समझाया है। लेकिन वही चीज बस्तर की बात करें या फिर उड़ीसा की बात करें, आसपास के जो राज्य हैं, इनके आसपास तो कोई देश की सीमाएं नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इनको तकलीफ हो जाए। और दूसरी चीज बस्तर को लेकर जो कॉन्सेप्ट नक्सलियों की चल रही है, सबसे बड़ी अभी एक नेशनल मुद्दा बन चुका हमारे बस्तर को लेकर जान रहे हैं कि नक्सली की वजह से बस्तर को लाल आतंक का नाम दिया जाता है। बस्तर में बहुत मुठभेड़, यानी कि बहुत सी चीजें आज देखा जाए तो अमित शाह के नेतृत्व में इन लोग जो अभियान चला रहे हैं बहुत बड़ा है, और उसमें कई नक्सलियों को मारे जा रहे हैं। लेकिन इन लोग एक और डेडलाइन दिए हैं। लास्ट सवाल है आपसे, जो डेडलाइन है आपने भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा, जो 2026 डेडलाइन जो दी है। लेकिन बस्तर से, उन आदिवासी इलाकों से, लास्ट घरों से एक और बात निकल के सामने आ रहा है कि नक्सली के नाम पर जो आदिवासी के लोगों को मारा जा रहा है, इसका इंसाफ कब होगा? क्या जो सरकार मौजूदा बना है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, क्या ये सरकार को वो लोगों की चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही? देखिए, आपका सवाल काफ़ी लंबा रहा और उसमें 3-4 सवाल आए, तो मैं पहले छठी अनुसूची की बात से शुरू कर रहा हूँ। लद्दाख के लोग छठी अनुसूची मांग रहे हैं, स्वायत्त शासित प्रदेश मांग रहे हैं, जैसा आपने वादा किया था। चुनाव में वादा करते समय तो आपको नहीं सूझा कि पाकिस्तान की सीमा से लगा है कि चीन की सीमा से लगा है, और वो स्वायत्त शासित प्रदेश मांग रहे हैं, पाकिस्तान का कानून नहीं मांग रहे हैं, पाकिस्तान का संविधान नहीं मांग रहे हैं जी। तो ये गलत बात है, ये बहाना बनाना। और दूसरा, यही छठी अनुसूची बस्तर, उड़ीसा और तमाम जगह में संविधान के तहत उनको अधिकार मिला हुआ है, मगर फिर भी आगे फर्जी ग्राम सभा करके कलेक्टर, हर जगह आप ऐसे कलेक्टर को भेज रहे हैं जो मनमाने तरीके से काम करे, और फर्जी ग्राम सभा करके गांव के लोगों को फर्जी दस्तखत करके आप जो है तमाम जल जंगल जमीन जो है उद्योगों को सौंपते जा रहे हैं। अभी तो लद्दाख में लोग अचानक आक्रामक हो गए, हताशा में कुछ लोग हो गए हैं
या ये षड्यंत्र था, मैं कह नहीं सकता, जब जांच होगी तब पता चलेगा। हो सकता है कि सोनम वांगचुक को फंसाने के ही षड्यंत्र हो। मगर बाकी जगह बस्तर में भी जो है 32 जगह आंदोलन चल रहा था इसी बात को लेके। वो अपना जल जंगल जमीन मांग रहे थे, वो छठी अनुसूची की मांग कर रहे थे, जो संविधान के तहत उनका अधिकार है। उड़ीसा में भी जगह जगह ये आंदोलन हुआ, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल चुपचाप बैठ के। बस्तर में तो जंगल में ही बैठ के वो लोग आंदोलन कर रहे थे, ना शहर वालों का कुछ बिगड़ रहा था, ना कोई रैली तक नहीं निकाल रहे थे, ना कोई ट्रक का, कोई आपके जो परिवहन है उसमें अंतर पड़ रहा था, जंगल के बीच में ना ही किसी को तोड़फोड़। तो आप ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन को आप ऐसे कुचलते रहेंगे तो आगे चल के नेपाल जैसा हालत कैसे नहीं हो जाएगा। लोगों के पास चारा क्या बचेगा। आप अभी तो आप कोर्ट को भी आप अपने कब्जे में ले लिए हैं, चुनाव आयोग को तो ले लिए हैं, तमाम जो संवैधानिक एजेंसी थी जिसके कारण से हमारा देश लोकतंत्र बना हुआ था कि अगर सत्ता मनमानी करे तो कोर्ट उसको नियंत्रण करेगा, अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ है तो चुनाव आयोग गड़बड़ करेगा। तो ये सारा चीज़ आप अपने कब्जे में ले चुके हैं। कई जज को आपने तरह तरह का पद दे दिया रिटायर होने के बाद। विशेषकर अयोध्या मामले में जो 5 जज थे उसमें से कम 2 को तो आप पद दे चुके हैं। एक जो है पद के लिए लालायित है, और पहली बार कोई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूँ मैं, खुलेआम बोल रहा है कि अयोध्या मामले का फैसला मैंने भगवान से सपने में देख के भगवान के सामने रख के किया है। मगर मतलब जज को भी आप अंत धार्मिक बना दिए हैं। किसी जज का ऐसा काम है कि लोकतांत्रिक देश में कोई भी जज धार्मिक आधार पे फैसले नहीं करेगा। मगर ये फैसला हुआ तो कुल मिला के आज जो है शांतिपूर्ण आंदोलनों को जगह जगह कुचलते जा रहे हैं। वो केवल लद्दाख में नहीं कुचला है, अपने बस्तर में कुचला है। बस्तर में अब आपके आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ, नक्सलवाद को लेकर। बस्तर की जनता के जल जंगल जमीन को लेकर जो लड़ाई है ये नक्सलियों के आने के बाद नहीं शुरू हुई है। इतिहास आप पढ़िए, ये जो है हजारों साल से चलते आ रहा है। उनकी लड़ाई कोई नक्सलियों के ही कारण नहीं हुई है। ये कहना कि नक्सलियों के कारण से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, नक्सलियों ने उनके इस लड़ाई के जज्बे को भुनाया, क्योंकि और कोई राजनीतिक पार्टी तो उनका साथ देने से नहीं किसी ने नहीं दिया। जब उनका जल जंगल जमीन लूटा जा रहा था तो ना कांग्रेस खड़े होती है ना बीजेपी खड़ी होती है। एक बार बीजेपी को 15 साल जब वो लोग भुगते, उनके खिलाफ आक्रोश आया तो उन्होंने कांग्रेस को बिठाया। कांग्रेस ने भी वही काम जारी रखा, उसी तरह से फर्जी मुठभेड़, उसी तरह से फर्जी गिरफ्तारियां, जेल। मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा वारंट तामील होना शेष है, और जिनके खिलाफ वारंट है उनको मालूम ही नहीं है कि उनको कोई अपराध किए हुए हैं। वो थाना भी आ रहे हैं, वो कचहरी आ रहे हैं, कलेक्टर से मिल के जा रहे हैं, तब आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। इसका कारण बस इतना ही है कि बस्तर की जेलों में जगह नहीं है। बाकी 50,000 लोगों के खिलाफ वारंट है। तो डेट लाइन जो है आप जो तय करते हैं, तो ये डेट लाइन आज ही तय नहीं किया गया है। आज मैं पिछले 35 सालों से बस्तर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। इस 35 सालों में ये डेट लाइन मैं कम से कम 10 बार से ज़्यादा सुन चुका हूँ। कभी कांग्रेस डेट लाइन देती है, चिदम्बरम जी जब गृह मंत्री थे तब उस समय उन्होंने भी डेट लाइन दिया था। प्रदेश के रमन सिंह ने भी डेट लाइन दिया था, बहुत लोगों ने डेट लाइन दिया था। अभी तक तो मैंने खत्म होते नहीं देखा। बल्कि सरवा जुलूम जब चला, सरवा जुलूम के पहले जो नक्सलवाद का जो मात्रा था, नक्सलवादियों के साथ जो लोग थे 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। मगर सरवा जुलूम चला के आपने उसको जो है 50,000 से ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ाया, जो उनके वार ग्रुप में शामिल हुए। तो ये स्प्रिंग जैसा है, आप जितना अत्याचार करोगे वैसे ही अत्याचार के खिलाफ विरोध भी बढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद इनके दिए गए डेट में ख़त्म होगा। और दूसरा, इसको आप जब ख़त्म गोली बंदूक और इसी हिंसात्मक तरीके से जो नक्सली कर रहे हैं उसमें करेंगे, ये एक सामाजिक मामला है, सामाजिक आंदोलन है। और नक्सली गोली बंदूक का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मगर आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कि जो आक्रोश है जनता का, वो नक्सलवादियों के, मैं फिर से उस पर दोहराऊं कि नक्सलवादियों के कारण से ही उस आक्रोश को नहीं बना रहे हैं। नक्सलवादियों के चले जाने के बाद या नक्सलवाद के खत्म होने के बाद भी आप उनके साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके साथ जो छीना झपटी कर रहे हैं, उनके पहाड़ जंगल नदी में जो जिससे उनका जीवन चलता है, जिससे वो आश्रित हैं, उसको आप इस तरह से लूट के अपने दोस्तों को सौंपते रहेंगे, कारपोरेट को सौंपते रहेंगे,
तो आक्रोश किसी न किसी बहाने उठते रहेगा। हो सकता है नक्सलवाद का नाम बदल जाए, नक्सलवाद के नाम के बदले हो सकता है कुछ और नाम आ जाए, मगर आक्रोश को आप खत्म नहीं कर सकते। आप गोली आप छाती में मार सकते हैं, मगर दिमाग के भीतर जो सोच है उसमें आप कौन सा गोली मारेंगे? लोगों में जो आक्रोश फैलेगा उसको आप कैसे रोकेंगे? तो ये मूर्खतापूर्ण सिस्टम है। आप सबसे पहले आदिवासियों को या तमाम उन इलाकों को जिनके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार जो संविधान रूप से उनको मिला हुआ है वो उसी को प्रदान करने की कोशिश करिए। सलमान भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में अब लोकतंत्र रखेंगे। लोकतंत्र मतलब ये होता है कि जनता जो है चुने, जनता के मत से सरकार बने। मगर आप देख रहे हैं कि एक तो ईवीएम को लेके पूरा तरह तरह आरोप लग रहे हैं और ये संदेह बना हुआ है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पूरा देश भर में आंदोलन चल रहा है और कर्नाटक में तो वहाँ के ईओडब्ल्यू ने, वहाँ के एजेंसी ने, जासूस वहाँ के एजेंसी ने साबित भी कर दिया कि कर्नाटक में वोट चोरी हुआ है। तो कुल मिला के पूरा देश उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है, अडानी हो या अंबानी हो। और इनके अलावा भी सारे प्रदेशों में जो राजनीति चल रही है वो यही उद्योगपति ही चला रहे हैं। तो कुल मिला के लोकतंत्र है नहीं। आपके वोट देने से भी सरकार उसी की बनेगी जिसका वो चाहेंगे। तो हमारे देश में लोकतंत्र मर चुका है। मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि हमारे देश में लोकतंत्र अब नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी, हमारे चैनल में आके आपने बहुत सी चीज़ों को सामने रखा है। लद्दाख के बारे में जिस तरीके से आज सुनाई दे रहा है, जो चेहरा जो सामने जो दिख रहा है वो अलग है, जो चीज़ें हो रही है वो अलग है। और देखा जाए तो सोनम वांगचुक के ऊपर जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने पूंजीपति को बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये थे हमारे पूरी बातचीत में क्या कुछ बात हुआ लद्दाख को लेकर और लद्दाख के जनता किस तरीके से परेशान है। आज जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो प्रोजेक्ट में किस तरीके का चरवाहों को परेशानी जाएगा, जो आज ऊन बेचकर कई लोगों का जो जीवन यापन होता था। दूसरी चीज ऊन से क्या क्या कपड़े बनते थे और किन किन तक वो सप्लाई होता था, ये सारे चीजों पे हो सकता है कि आने वाले समय में समस्या बड़ी हो जाए। तो जिस तरीके से इन बातों में आपने पूरी विस्तार से देखा कि शुक्ला जी से हमने क्या कुछ बात, ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में आप लोग बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।